नमस्कार दोस्तों, पंजाब की स्टूडियो राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राज्य के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रचार ने भले ही जोर पकड़ लिया है, लेकिन स्थानीय मुद्दे यहां पर गौण नजर आ रहे हैं। दोनों मुख्य दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी सरकारों के काम और योजनाओं को गिनाने और वादा खिलाफी के आरोप लगाने पर फोकस कर रहे हैं। भाजपा सरकार जहां अपने काम गिना रही है, तो कांग्रेस उनकी पिछली सरकार में कराए गए कामों के साथ की जो योजनाएं थी कांग्रेस के द्वारा लागू की गई, उन्हें बंद करने के आरोप जो है वो भाजपा पर लगा रही है। हालांकि कुछ सीटों पर स्थानीय बड़े मुद्दे जैसे यमुना जल पलायन, बेरोजगारी आदि पर चर्चा की जा रही है, पर ग्रामीण क्षेत्र के बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे अभी भी गौण हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर उपचुनाव प्रचार के शोर में जनता का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ है गोविंद पटेल जी। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप दोनों ही प्रवक्ताओं से ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपसे क्या कहेंगे सर? उपचुनाव का जो हमारा आज का ये मुद्दा है कि प्रचार के शोर में जनता का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, वर्तमान जिन परिस्थितियों में ये उपचुनाव हो रहे हैं वहां जी। पर अधिकतर सीटें कांग्रेस की हैं जी। थी। और कांग्रेस के कारण ही वहां पे उपचुनाव हो रहे हैं। कुछ व्यक्ति वहां पे सांसद बन गए, कुछ व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहे इस वजह से। लेकिन बड़ा जो विषय है जनता के बीच वह यही है कि कांग्रेस ने इन क्षेत्रों में बहुत समय तक राज किया, लेकिन जी। आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। तो एक बड़ा मुद्दा यह भी है, वह चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सड़कों का हो, कई जगह नहरों का हो, कई जगह ट्रॉमा हॉस्पिटल का हो, या फिर सिंचाई के पानी को लेकर हो। तो जिस प्रकार की समस्या इन सातों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने देखी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ शेयर की है, जी। निश्चित रूप से उन समस्याओं के आधार पर ही और इन 10 महीनों के हमारे कार्यकाल, हमारी योजनाओं, हमारी नीति निर्माण और हमारे बजट और हमारी इस प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम जनता के बीच गए हैं। हमने उन्हें समझाया है कि हम किस प्रकार से उन क्षेत्रों की काया पलट करेंगे। और जो हमने वादे किए थे विधानसभा चुनाव में, अपने घोषणा पत्र में हमने जो वादे किए थे, उन जी। वादों में 55% वादे पूर्ण करने का जो हमने कार्य किया है। और वर्तमान में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 15 लाख करोड़ के जो हमने एमओयू किए हैं, और राजस्थान की सबसे बड़ी समस्याओं, बिजली और पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए, जिस प्रकार यूएई सरकार के साथ हमने बिजली के लिए समझौता किया, जिस प्रकार पीकेसी ईआरसीपी योजना को हम धरातल पर लेके आए हैं, जिस प्रकार देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना का हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है, और जिस प्रकार यमुना जल समझौते से झुंझुनू और सीकर को फायदा होने वाला है, उनके माध्यम से जनता समझ चुकी है कि उनका कोई भला कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। और इन भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने के बाद ही इन क्षेत्रों का विकास हो सकता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की नीति और नियति में फर्क देख चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी। चलिए, गोविंद जी, ओपनिंग नोट सर। देखिए, कांग्रेस जो वहाँ के आम मुद्दे हैं, जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, उन्हीं को जी। जनता के बीच लेकर जा रही है। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, या किसानों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो खाद बीज की है, या उनको जैसे अन्य प्रकार की असुविधा हो रही है, उन सब मुद्दों को लेकर ही जी। हम जनता से ये सब बातें कर रहे हैं, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। भाजपा की सरकार जो राजस्थान में है और केंद्र में भी है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। पिछले 10 महीने में इन्होंने कोई काम नहीं किया है जिससे जी। कि प्रदेश की जनता को कोई लाभ मिल सके। अब ये कह रहे हैं हमारे पास 10 महीने में हमने 55% पूरे कर दिए वायदे, इन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। ये प्रदेश की जनता देख रही है और वो ही इन्हें जवाब देगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है और कुछ नहीं किया है। जनता को पता है कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत है। उन्होंने ये 10 महीने में जो इनका रिपोर्ट कार्ड है, या यूं कहे 10 महीने की जो कार्यशैली है, उसी के आधार पे जनता इन उपचुनाव में वोट करेगी और इनको जवाब देगी। जी। गोविंद जी, चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आप दोनों ही मेहमानों का।
ओपनिंग नोट के लिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गोविंद जी, जैसा आपने कहा, जो ओपनिंग नोट में आपने कहा, देखिए वही चीजें जो है निकल कर सामने आ रही है, जो हमारा आज का मुद्दा है कि उपचुनाव के प्रचार के शोर जो है उसमें भाजपा जो है अपने काम गिरा रही है कि हमने इतने समय में क्या काम किए, और कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और जहां तक आप जीत की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, तो सर जनता की अगर मैं बात करूं तो 5 साल आपकी ही सरकार थी, फिर भी जनता ने आप लोगों को सिरे से नकार दिया। लोकसभा चुनाव में आपने बड़े बड़े वायदे किए जनता से, लेकिन जो जीत एक्सपेक्टेशंस थी कांग्रेस की, हालांकि उससे थोड़ा ऊपर उठ पाए इस बार, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने वहां पर भी, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है। जी। जनता जनार्दन जो जनता जो फैसला करती है वो सर माथे होता है। और जनता, हम मानते हैं कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, जी। इसीलिए जनता ने हमें इतना कम मत दिया है। लेकिन हमने काफी सुधार किया है। हमारी पार्टी ने हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग को साथ लेकर, हर जी। वर्ग को साथ चलकर उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमेशा उनकी आवाज उठाई है। अब जी। हम बात करें किसानों की, पिछले 10 महीने से इनकी सरकार है। जैसे ही मुख्यमंत्री भजन जी। लाल जी ने 15 दिसंबर को सरकार में मुख्यमंत्री का पद लेने के हाँ। बाद से किसानों की जो ग्रामीण एरिया है, वहां जैसे कृषि प्रधान एरिया है, वो जी। वहां खेती होती है, वहां बिजली की स्थिति ये थी कि कोई समय नहीं था। 2-3 घंटे बिजली आती है, वो भी पूरी लगातार नहीं आती, किसान परेशान है। जो अभी बुआई कर रहे हैं रबी की बुआई के दौरान जिनको खाद की जरूरत होती है, वो खाद के लिए मारा मारी हो रही है। तो ये किस तरह से, मतलब क्या काम ये जनता के लिए कर रहे हैं और जी। कौन से वायदे इन्होंने पूरे कर दिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जी। जो योजनाएं लागू की थी, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो या पशु जो बीमा हो, आज ही इन्होंने उसमें बदलाव किया है। ये उनको कमजोर कर रहे हैं। इन्होंने एक पशु चलिए। का बीमा जी। जी मतलब बिल्कुल। उसमें किया है। और जी हमारी सरकार ने, हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार है, उन्होंने बिल्कुल। सारे पशुओं के लिए योजना लागू की थी। जी गोविंद जी, बिल्कुल। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मेरे आपसे सवाल भी हैं। जी वीरेंद्र जी। देखिए, मेरे मित्र ये भूल रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी तो राजस्थान के किसान को बाजरा बेचने के लिए हरियाणा जाना पड़ता था, क्योंकि ये तो उन्हें एमएसपी भी नहीं दे पा रहे थे। जी। एक मेरे मिनट में मित्र ये बीच भूल, में नहीं पूरी, रोक ना नहीं पाऊंगा। नहीं, गलत एक बात। एक मैं मिनट बीच मेरी में गोविंद नहीं जी। बात बोला सुनिए। हूँ। गोविंद जी। हाँ, मैं बीच में नहीं बोला हूँ। गोविंद जी, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, जब गोविंद आप जी। बोल रहे थे तो इन्होंने बीच में नहीं टोका। चर्चा को हाँ, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं, वो ज्यादा सुनिए बेटर आप। होगा ताकि ठीक लोगों है। को समझ आए। पहल जी, आप पहला नोट डाउन कर विषय। लीजिए सर दूसरा पॉइंट्स, अगर विषय। आपको कहीं हाँ, प्रॉब्लम है आप पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, जब आपको समय मिले तब आप उन पे अपनी बात रखिएगा सर प्लीज। पहला विषय। दूसरा विषय, 5 साल में एक भी किसान को कृषि कनेक्शन नहीं दे पाए और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो इनका नीति और नियति साफ फर्क नजर आ रहा है। तीसरा विषय जो मैंने फिर कहा, झुंझुनू में एक बड़ा मुद्दा जो बन रहा है जी। कि यमुना जल समझौता जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के साथ कर चुकी, तो जी। हरियाणा में कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह क्यों कहा गया कि हम यमुना जल समझौते को रद्द करेंगे। इनके नेता, राजस्थान के नेता वहां प्रचार करने के लिए गए, उन्होंने वहां ये क्यों नहीं कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने ये गलत किया है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम राजस्थान के हितों के लिए संघर्ष करेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों नहीं कहा कांग्रेस ने? लेकिन आप देखिए, स्थिति यह हो चुकी है कि 84 और सलुम्बर वागड़ क्षेत्र जो राजस्थान का है, वहां पे जी। कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीतियां किस प्रकार सामने आई कि 2019 से पहले पूरे वागड़ क्षेत्र में, पूरे दक्षिण राजस्थान में जहां केवल 80 गिरजाघर थे, वहां पे आज 250 गिरजाघर हैं। 250 गिरजाघर। इन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, इन्होंने इन्होंने धर्मांतरण होने दिया। कांग्रेस की सरकार ने उनको सूचीबद्ध भी नहीं होने दिया। एक पंजीकरण होता है कि आप जब दूसरा धर्म स्वीकार करते हैं तो आपका पंजीकरण अनिवार्य है, जब जी। गिरजाघर बनते हैं तो उनके पंजीकरण अनिवार्य है। लेकिन इनकी तुष्टिकरण की नीति के कारण उस क्षेत्र का पूरा सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया। वहां के आदिवासियों की जो शक्तियां थी, अधिकार थे, वो छीन लिए। और यही नहीं, मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं, 2 साल तो आपके पास की सीट है, 10 साल तक आपका वहां शासन रहा, 5 साल में आपकी कांग्रेस सरकार थी, अभी वहां अभी भी बिजली और पानी का मुद्दा बड़ा क्यों है, आप बताइए ना।
देवली उनियारा में पानी का मुद्दा, नहर का मुद्दा बड़ा क्यों है? वहां तो आपके ही एमएलए थे पहले। और जिस दिन जहां भी इनका शासन था, इनकी सरकार थी, इनके विधायक थे, उन्होंने क्यों नहीं कार्य किए? वहां की जनता को आज भी क्यों ऐसा होना पड़ रहा है? और जो मेरे मित्र बातें कर रहे थे बिजली में ये, पानी में वो, भैया आप ये बताइए ना कि राजस्थान की जनता को पानी पहुंचाने के लिए आपने क्या किया? आपने तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर घर योजना के माध्यम से पानी पहुंचाना चाह रहे थे, उसमें भी घोटाले पे घोटाले किए। आप देखिए किस प्रकार से घोटालों की बंदरबाट हुई कि एक बिना फर्जी आधार पर ही टेंडर पास कर दिए गए, फर्जी बिल बनाए गए, फर्जी ही लाइसेंस बना दिए गए, और इनके मंत्री जेल में जाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। महेश जोशी जी का नाम पूरी जनता जानती है कि हर घर नल पहुंचने से रोकने का बड़ा कोई कारण है, नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार होने से रोकने का कोई बड़ा कारण तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार और कांग्रेस के नेता महेश जोशी जिम्मेदार है, जिन्होंने राजस्थान के घर घर में नल नहीं पहुंचने दिए। कांग्रेस के मित्र स्वीकार करेंगे ये बात। और ये बिजली की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 5 साल हमने देखे हैं, जयपुर में भी उन 5 सालों में बिजली की कितनी कटौती होती थी। किसानों को रात को भी 2 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती, दिन तो दूर की बात है, किसानों को रात को भी बिजली नहीं मिलती थी। हम तो किसान को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं, हम पुनः कह रहे हैं और हमने अपने संकल्प पत्र में भी दोहराया है कि किसानों को 24 घंटे निर्बाध बिजली देंगे, और उस और हम आगे भी बढ़ चुके हैं। चलिए, गोविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? साथ ही एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये भी है गोविंद जी, कि आप बातें कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये नहीं किया, इतना समय हो गया, कई आरोप जो है वो आप लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं इन उपचुनाव की आपसे बात करूं तो आपके जो दिग्गज नेता है, अगर मैं बात करूं रंधावा जी की बात कर लेते हैं, वो राजस्थान में उन्होंने प्रचार करने से कन्नी काट ली है, क्योंकि उनकी पत्नी का चुनाव है पंजाब के अंदर, पंजाब में वो व्यस्त हैं। दूसरी बात, नागौर की अगर मैं बात करूं तो नागौर में कांग्रेस के नेता जो हैं वो प्रचार नहीं कर रहे। क्या वजह बताएंगे इन बातों की? पहली तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। नागौर में हमारे कांग्रेस के नेता प्रचार कर रहे हैं, और जी। कल हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी वहां प्रचार के लिए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता देता हूं। दूसरा, मैं मेरे साथी जो प्रवक्ता भाजपा के अभी बोल रहे थे, बाजरे की ये बात कर रहे थे, इनकी जानकारी मैं दुरुस्त करना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी तो केंद्र में इनकी सरकार थी, हमने पत्र लिख के उनसे बजट की मांग की, उन्होंने मना कर दिया। और अभी इनकी सरकार राजस्थान में है, राजस्थान में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन कल परसों ही समाचार पत्रों में आया कि सरकार बाजरा एमएसपी पे नहीं खरीदेगी क्योंकि केंद्र बजट नहीं दे रहा है। तो ये किस आधार पे बात कर रहे हैं किसानों की? जवाब दीजिए आप मुझे। दूसरा, ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके मंत्री जेल जाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व शिक्षा मंत्री है, वो बार बार कह रहे हैं जांच करवाइए, एजेंसियां आपकी है, सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, जिसने जो किया है वो अगर गलत किया है तो वो जेल जाएगा। इनके मंत्री मदन दिलावर बार बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि गोविंद डोटासरा जेल जाएंगे, गोविंद डोटासरा पे ये होगा वो होगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बार बार ये कह रहे हैं कि आप जांच करवाइए और अगर मैं गलत हूं तो जेल भेजिए। और देखिए, सांच को आंच नहीं है, डोटासरा जी ने बार बार हर जगह कहा कि जांच करवाइए, जांच करवाइए, लेकिन इनको जांच करवानी कहाँ है? क्योंकि अगर जांच में कुछ है ही नहीं तो जांच कहां से करवाएंगे? इन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना है, मुद्दे इनको बनाने हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है। ये 10 महीने की बात कर रहे हैं, इनकी सरकार ने किया क्या? ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने 5 साल में क्या किया? अरे पिछली बार तो आपकी थी राजस्थान में, और इनकी वसुंधरा राजे जी चुनाव प्रचार में नहीं है। कल इनके प्रभारी को जब सवाल पूछा गया तो इनके प्रभारी कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय नेता है, वो क्षेत्रीय चुनावों में नहीं जाती। तो क्या मुझे बताइए कि राजस्थान में सिर्फ एक ही नेता है जो राष्ट्रीय है, और जो ये उपचुनाव हो रहे हैं? गोविंद जी, ये सवाल लेंगे, बीजेपी प्रवक्ता से ये सवाल लेंगे, लेकिन रंधावा जी की जो मैंने बात करी, उन्होंने क्यों राजस्थान में इस वक्त कन्नी काट रखी है? देखिए मैं बता रहा हूं, उनकी जो पत्नी है वो चुनाव लड़ रही है, और जाहिर सी बात है अगर घर का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वहां फोकस ज्यादा होता है, ये चीज आप भी समझ रहे हैं। लेकिन वो यहाँ राजस्थान आ रहे हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से जिम्मेदारी दे रखी है उसी तरह से हमारे नेता
और हमारे जो बाकी कार्यकर्ता है वो काम कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामगढ़ में थे, उन्होंने वहां सभा की है, कल नागौर जाएंगे। तो चारों तरफ संगठन का हर एक कार्यकर्ता जो हमारे प्रभारी महोदय है उनके निर्देशानुसार काम कर रहा है। जी, चलिए वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। साथ ही साथ एक सवाल यहाँ पर मेरा ये भी है कि सलूम्बर में इस वक्त, सलूम्बर अगर हम बात करें क्षेत्र की, तो वहां पर पलायन जो है, रोजगार के लिए पलायन इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है, समस्या जो है, ये बनता जा रहा है। इस पर चर्चा ना करके वहां पर अवैध बजरी पत्थर खनन की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार की बातें वहां पर नहीं हो रही। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से रोजगार केवल सलूम्बर का नहीं, सातों सीटों का, पूरे राजस्थान का, और उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। पहली ऐसी सरकार इस देश में जो आते ही सबसे पहले राइजिंग राजस्थान जैसे इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है, जिसके कारण विदेशी निवेश आएगा, यहाँ के उद्योगपतियों का भी निवेश आएगा और राजस्थान में रोजगार बढ़ेगा। ये हमारा एक प्रथम लक्ष्य है। दूसरा विषय जो मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, उन्हें बताना चाहिए कि गोविंद सिंह डोटासरा को उनके कार्यकाल के बीच में क्यों हटाना पड़ा। बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री ने पूछा शिक्षकों से कि भाई बताइए, शिक्षकों के ट्रांसफर में घोटाले हो रहे हैं क्या, पैसे लिए जा रहे हैं क्या? शिक्षकों ने कहा हाँ लिए जा रहे हैं, इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा को हटाया गया था। ये क्यों नहीं बताते हैं? और तीसरा विषय मेरे मित्र बताएं कि सलूम्बर और 84 में जब नामांकन हो रहे थे तो कांग्रेस का एक भी नेता वहां नामांकन के समय क्यों नहीं मौजूद था? चौथा विषय ये बताएं कि सलूम्बर के इनके जो कांग्रेस नेता रघुवीर मीणा, वो नाराज क्यों चल रहे हैं? पांचवा ये विषय बताएं कि इनके जो पूर्व मंत्री थे, पूर्व सांसद नमो नारायण जी मीणा, वो अपने भाई के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? हरीश मीणा जो इनके वर्तमान सांसद है, उनके लिए क्यों कह रहे हैं ऐसा कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया? और कांग्रेस के नेता नरेश मीणा के लिए इनके एमएलए वर्तमान सांसद हरीश मीणा क्यों कह रहे हैं कि कौन नरेश मीणा, ये कहां से आया है? और इनके ही नेता मेरे मित्र कांग्रेस प्रवक्ता जी, आपके ही नेता खींवसर के जो आपकी पीसीसी के मेंबर थे, वहां के प्रधान जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं चौधरी जी, वो छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ गए? लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं। आपने यमुना जल समझौते वाले विषय पर भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन घूम फिर के विषय वही आता है कि आपने कुछ किया नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ जाइए कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन विषय सिर्फ इतना ही है कि जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे, कांग्रेस को वोट क्यों दे। तो हमने तो बता दिया कि भैया इन 10 महीनों में हमने ये कार्य किया है, और हमने प्रत्येक सीट पर, पहली बार प्रत्येक सीट पर हम हमारा घोषणा पत्र लेकर आए हैं कि हम उस विधानसभा में इन 4 सालों में ये काम करेंगे, इस आधार पर हमें वोट दीजिए। तो हम तो सेवा, सुशासन, जन कल्याण और विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये किस नाम पर वोट लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? ये लड़ रहे हैं सचिन पायलट जी केवल दौसा में चुनाव प्रचार करने आएंगे, बाकी दूसरी जगह नहीं, क्योंकि सचिन पायलट को टिकट वितरण के समय भी नहीं बुलाया गया था। अशोक गहलोत जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी का गमछा आपकी नेता वसुंधरा राजे का है। अरे फिर बीच में बोल रहे हैं ना आप। गोविंद सिंह डोटासरा का गमछा कांग्रेस को असफल करने के लिए घूमता जा रहा है। जहां जहां उनका गमछा घूम रहा है ना, वहां वहां कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और आपकी विफलताएं निरंतर आती जा रही है। ना आपके पास नेता है, ना नेतृत्व है, ना नियति है, ना नीति है। इनके पास कुछ भी नहीं है। आप देखिए, हरियाणा की हार का बौखलाहटपन इनके पास अभी भी है, ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। और मैं फिर कहता हूं, राजस्थान में आज की तारीख में कांग्रेस का 3 सीटों पर जमानत जब्त होने वाली है, सलूम्बर, 84 और खींवसर। 2 सीटों पर ये तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं, देवरी उनियारा और झुंझुनू। और 2 सीटों पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला। मेरे मित्र, उन 2 सीटों पर भी ऐसा चारों खानों चित कर देंगे आपको, परिणाम आने दीजिए। लेकिन एक गारंटी आपको देनी पड़ेगी कि आप वहां पे ईवीएम का नाम नहीं लेंगे, चुनाव आयोग को दोष नहीं देंगे, सरकारी तंत्र को दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप हार के बाद यही करते हैं। जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे आपने कई आरोप लगाए, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर जो सवाल जो है गोविंद जी ने रखा था, हाँ, उसका जवाब भी जानना चाहूंगा कि आखिर जिस तरीके की बयानबाजियां उनको लेकर हो रही है। इन्होंने शायद सुना नहीं या देखा नहीं या अखबार पूरा पढ़ते नहीं है। हमारे यहाँ पे संगठन महापर्व चल रहा है। ये देखिए, हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर 3-4 साल में, 5 साल में हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, संगठन का महापर्व होता है, सदस्यता अभियान होता है और सक्रिय सदस्यता अभियान होता है। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे अध्यक्षीय, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और उसी अनुरूप वो अभी सांगठनिक कार्यों में व्यस्त है। कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्रों में उनके प्रवास निरंतर है सांगठनिक महापर्व के लिए। लेकिन इन्हें समझ में नहीं आएगा
क्योंकि इनके यहाँ तो एक ही परिवारवाद, गांधीवाद चलता है, जो अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दरवाजे के बाहर खड़ा रखते हैं, क्योंकि इनकी नेत्री जो कभी कहती है महिलाओं के लिए लड़ना जानती है, वो राजस्थान की महिलाओं के लिए कभी लड़ी नहीं, और वहां पे जाके वायनाड में जाके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी गेट के बाहर खड़ा रखती है। जी चलिए। ऐसी है इनकी राजनीति, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी गेट के बाहर खड़ा रखती है। जी चलिए, जवाब लेते हैं गोविंद जी से। गोविंद जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, वो भी जानेंगे साथ ही साथ। सबसे पहले मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। ये अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे थे, ये जी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, ये टीवी नहीं देखते। प्रमुख समाचार पत्र और न्यूज चैनल ने दिखाया है कि वो बाहर क्यों खड़े थे। उस वक्त सिर्फ 5 लोगों को जाने की अनुमति थी, इसलिए वो बाहर खड़े थे। जब अंदर जो 5 लोग थे अपना कार्य पूरा करके आए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंदर चले गए थे, इनकी जानकारी में नहीं है। लेकिन मेरे इनको मित्र, तो घूम फिर के देखिए, 5 बीच में लोगों में मत राष्ट्रीय बोलिए, मुझे अध्यक्ष नहीं आते। मेरी बात सुनिए एक बार, पहले मेरी बात सुन जी लीजिए, जी फिर जी आप बोलिएगा। जी गोविंद जी ये बोलिए। बात कर रहे हैं कि सचिन पायलट सिर्फ दौसा में प्रचार करेंगे, ये गलत कह रहे हैं। सचिन पायलट जी पूरे राजस्थान में प्रचार करेंगे, लेकिन अभी वो बाहर वहां प्रभारी है, तो वहां भी उनको जाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन और ये गोविंद जी, कहीं ना वसुंधरा कहीं जी की सचिन बात पे पायलट कह के रहे लिए हैं, दौसा सीट जो है वो साख का सवाल बन गई है। देखिए वो उनका वहां जो वो उस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र से जुड़ाव ज्यादा है, तो जी, प्रभाव है जाहिर सी उनका उस बात है वो क्षेत्र में। वहां जाएंगे प्रचार। हाँ, तो वो जाएंगे प्रचार के लिए, क्यों नहीं जाएंगे। तो ये बेतुकी बात कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कह रहे हैं हमारी सरकार ने, अरे क्या किया आपकी सरकार ने। ये रोजगार की बात करते हैं। जब इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने 5,000 युवाओं को बेरोजगार किया, ये कह के कि ये कांग्रेसी है। आप मुझे बताइए राहुल जी कि 5,000 कांग्रेसी ये बता के उन युवाओं को बेरोजगार कर दिया। वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनसे रोजगार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब आप चेक करवा लीजिएगा, आप जी देख लीजिएगा, हमने सिर्फ सरकार का प्रचार किया है, ना कि हमने कांग्रेस का प्रचार किया है। उसमें कम से कम 2-3 युवा मित्रों की उस सदमे से मौत भी हुई है, लेकिन ये सरकार एक बार भी इन्होंने उनसे वार्ता करने की बात नहीं की। इनके मंत्री जो किरोड़ी मीणा, जो उस टाइम पे हमारी सरकार थी, तब युवाओं की आवाज उठाते थे, जी आंदोलन करते थे, लेकिन जब युवा मित्रों ने उनके घर पे जाके आंदोलन किया, तो जो बहन बेटियां थी उनके साथ इन्होंने इस तरह का दुर्व्यवहार किया कि आज भी वो काले पन्नों में लिखा गया है। और ये बात कर रहे हैं रोजगार की, किस आधार पे बात कर रहे हैं गोविंद जी। आप बताइए। जी ये कह रहे हैं कि आप यमुना की बात नहीं कर रहे, आप जी उसकी बात नहीं कर रहे, ईआरसीपी की। अरे आपने किया क्या है, कागजों की बात कर रहे हो आप, हमने भी किया था काम। तो गोविंद जी, देखिए, एक सवाल यहां निकल कर ये भी आता है कि आपकी पार्टी ने 40 नेताओं को जो है स्टार प्रचारक बनाया। इनमें से कई नेता ऐसे भी है सर, जो घर से बाहर भी नहीं निकले प्रचार के लिए। देखिए, जिनका जिस तरह से कार्यक्रम बन रहा है वो उसी जी हिसाब से आ रहे हैं। अभी तो बीजेपी में कौन से नेता आ रहे हैं आप बताइए मुझे। बीजेपी में कौन दिख रहा है आपको। प्रदेश जी अध्यक्ष दिख रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, और ये कह रहे हैं सरकारी। अरे सरकारी मशीनरी का तो आप दुरुपयोग करोगे ही करोगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। चलो, स्वीकार कर लिया आपने। जी चलिए, वीरेंद्र जी क्या कहेंगे सर। साथ ही देखिए, साथ जी, हाँ। आपके नेताओं पे भी लगातार आरोप लग रहे हैं कि आपके नेता भी जो है वो नहीं मेरे निकल रहे हैं मित्र को घरों से अभी प्रचार दिख के लिए। नहीं रहा और है। जी, साथ ही जी साथ जी, मेरे मित्र को दिख जी नहीं रहे। बताइए बताइए, आप क्या कह रहे हैं। जी, वीरेंद्र जी, दौसा को लेकर मेरा सवाल है आपसे कि दौसा पर जातिगत आधार पर जो है वो चुनावी बिसात जो है इस वक्त बिछी हुई है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। वहां के लोगों का कहना है कि जनरल सीट थी, लेकिन फिर भी एससी, फिर भी जो है टिकट क्यों एक स्पेसिफिक समुदाय को दिया गया, क्यों नहीं जो सामान्य वर्ग है उन्हें क्यों नहीं टिकट दिया गया। उसको लेकर भी लगातार वहां पर जो है राजनीतिक जो सरगर्मी है वो भी बढ़ रही है, क्या कहेंगे। देखिए, दौसा में विगत 10 वर्षों से जगमोहन जी सामाजिक सेवा के कार्य कर रहे थे। उन्होंने राज्य के सेवा को छोड़कर और सामाजिक सेवा का माध्यम चुना, और वो जनता के बीच थे 10 वर्षों से। भारतीय जनता पार्टी की भी उन्होंने सेवा की, उसी आधार पर उन्हें टिकट मिला, और वो जीता कैंडिडेट है, उसी आधार पर उन्हें टिकट मिला, और वो निश्चित रूप से उनकी विजय भी होगी। अब कौन उसे किस रूप में देख रहा है, वो उसका आईना है, देख सकता है। दूसरा विषय, इन्हें बताना चाहिए कांग्रेस मित्र को कि इनके मुख्यमंत्री ने क्यों कहा दौसा में मैच फिक्सिंग हो गया। इनके मुख्यमंत्री ने इन्हीं के नेता पे आरोप लगाया कि दौसा में कि मैच फिक्सिंग हो गया है। बताना चाहिए, क्यों नहीं बताते हैं।
ये क्यों नहीं बताते हैं? जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनको क्यों नहीं दिखता है? हमारे सतीश पूनिया जी हो, हमारे पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी जी हो, हमारे केंद्रीय मंत्री हो, हमारे महामंत्री हो, हमारे मंत्री हो, सब विधानसभाओं में लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं दिखता, क्योंकि इन्हें एक ही चीज दिखती है। सचिन पायलट एक दिन के लिए दोसायर चले गए। इनके पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ, अशोक गहलोत जी, क्यों नहीं सभा में जा रहे? ये कह रहे थे सचिन पायलट जी आएंगे, मेरे मित्र जरूर आएंगे, लेकिन 13 के बाद आएंगे, जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद आएंगे, क्योंकि उन्हें भी अभी दिख रहा है कि राजस्थान में मुझे कुछ संघर्ष करना है, जिसके माध्यम से मैं अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को पीछे धकेल सकूं। लेकिन वो कब आएंगे? जब इनकी 7 सीटें पर हार हो जाएगी, जब गोविंद सिंह डोटासरा अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी रणनीति आपस में यही है, अशोक गहलोत वर्सेज जूली, जूली वर्सेज डोटासरा, डोटासरा वर्सेज सचिन पायलट, सचिन पायलट वर्सेज गहलोत। यानी अपने ही समीकरण में इतने उलझ चुके हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं। और यही नहीं, आप देखिए इनकी स्थिति ये थी, लास्ट मोमेंट तक भी अपने टिकट निर्धारण नहीं कर पाए थे। और इससे बड़ा और क्या होगा कि जिस लोकसभा चुनाव में ये जनता से झूठ बोलकर इन्होंने गठबंधन किया लोकसभा चुनाव में, आरएलपी के साथ हो चाहे वहां बाप के साथ हो। अरे सब क्या होगा इन 4 महीनों में ही कि इनका गठबंधन आपने क्यों किया था पिछली बार? आरएलपी से क्यों किया था आपने? बीच में फिर वही बीच में बोल रहे हैं ना आप, इतनी 4 महीनों में क्या हो गया? हमने तो पूरे 5 साल निभाया, समय खत्म होने हमने वाला तो है। पूरे 5 साल निभाया गठबंधन, इनका तो 4 महीने में गठबंधन टूट गया। ये तो पीछे पड़ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये तो पीछे पड़ रहे थे कि गठबंधन कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए, लेकिन फिर भी नहीं माने। और मेरे मित्र बताइए ना, सलूम्बर में आपके 2 ब्लॉक अध्यक्षों ने क्यों इस्तीफा दे दिया? क्यों रघुवीर मीणा ने बोला कि कांग्रेस आदिवासियों का राजनीतिक कैरियर खत्म करती है? क्यों नरेश मीणा ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया? क्यों इन्हीं के नेता क्यों बोल रहे हैं? और इन्हीं के नेता भी ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कार्य करती है। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, आप देखिए, कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कार्य करती है, और कांग्रेस सिर्फ जाति और समाज को लड़ाने का कार्य करती है। वीरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं गोविंद जी से, फिर क्लोजिंग नोट लूंगा। गोविंद जी संक्षिप्त शब्दों में अपना जवाब दीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं। ये बात कर रहे हैं हमारे नेता की, इनको ये पता नहीं है कि इनके मंत्री, जो पूर्व मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी है, उन्होंने किस तरह की नौटंकी की थी अपने भाई को टिकट दिलाने के लिए। आज वो किस तरह से वोट मांग रहे हैं। एक शर्म की बात है, एक मंत्री इस तरह से पोस्टर दिखा के भिक्षाम देही के नाम से वोट मांग रहा है। तो आपने जनता के लिए 10 महीने में कुछ नहीं किया, तब आप इस तरह से वोट मांग रहे हैं। एक मंत्री इस तरह से गलियों में घूम रहा है कि भिक्षाम देही, वोट दीजिए, मेरे भाई को जिताइए। तो इतने दिन तो आप नौटंकी कर रहे थे, आज आप मंत्री बन गए क्योंकि आपके भाई को टिकट मिल गई। अरे आप आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में तो झांकिए, खुद तो देखिए आपके संगठन और आपकी सरकार में क्या हो रहा है। जी चलिए, ये तो जवाब दीजिए आप। जी चलिए। मेरे मित्र अभी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस देश के राज परिवारों पे किस प्रकार का आरोप लगाया है। अपनी गिरेबान में तो देख लेते कि आपकी पार्टी की स्थापना तो एक विदेशी ने की थी, और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि देखिए गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। देखिए बिल्कुल आपके मंत्री ने जिस तरह से आदिवासियों का लिए बयान दिया था, आप उस बयान को भूल रहे, गलत बात कर रहे हैं आप। हमारे गलत बात कर रहे हैं। आपके मंत्री ने क्या कहा था? आपके मंत्री ने आदिवासियों के लिए क्या कहा था? आपके मंत्री को पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको खुद का नहीं दिखता है, आपको खुद को नहीं दिखता है। आपके मंत्री ने आदिवासियों के लिए क्या कहा था? बताइए मुझे, वीरेंद्र जी, गलत बात कर रहे हैं आप। देखिए मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर जितनी चर्चा की जाए उतना कम है, लेकिन समय की सीमा होती है, समय समाप्ति की और है बस। तो आप दोनों ही मेहमानों से 30 सेकंड में क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा आज के इस मुद्दे पर कि उपचुनाव के शोर में जो धरातल के मुद्दे हैं वो आखिर गौण क्यों हो गए, क्यों आप अपनी ही पार्टी के जो काम है उनको गिना रहे हैं, जनता के मुद्दों पर आखिर कब बात करेंगे। और कांग्रेस प्रवक्ता से जानना चाहूंगा क्यों बीजेपी के जो काम है, क्यों आरोप की राजनीति जो है इस वक्त कर रही है कांग्रेस धरातल पर। इनके नेता जो है वो कह रहे हैं बीजेपी ने हमारे द्वारा लागू की गई योजनाओं को बंद कर दिया। तो इस तरीके की जो प्रचार है ये इस वक्त चल रहा है, हालांकि मुद्दे जो होने चाहिए, बिजली, पानी, ये कहीं ना कहीं गायब है। तो इसको लेकर क्लोजिंग नोट आप दोनों ही मेहमानों से, सबसे पहले गोविंद जी आपसे 30 सेकंड। देखिए हम धरातल के मुद्दों को ही लेकर
जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, वो धरातल के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। लेकिन हमने जो योजनाएं चालू की, वो योजनाएं जन कल्याण की योजनाएं थी, जिनसे जनता को आज नुकसान हो रहा है इनको बंद करने की वजह से। हम वही आवाज उठा रहे हैं, वही आरोप लगा रहे हैं। और हम सातों सीट, मैं कह रहा हूं, हम सातों सीट जीत रहे हैं। ये कह रहे हैं टक्कर में नहीं है, ये नहीं है। हम चुनाव परिणाम आने के बाद इनसे बात करेंगे कि जनता ने आपको वोट की चोट करके बाहर का रास्ता दिखाने का, जो ये उपचुनाव का पूरा सिस्टम है, इससे बाहर करने का मन बना लिया है, और जी। वो जनता ये करके दिखाएगी। चलिए वीरेंद्र जी, सर क्लोजिंग नोट। 5 सीटों पर जो तीसरे स्थान पर रह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को आईना जनता दिखाने वाली है। उपचुनाव में भी, पहले विधानसभा चुनाव में भी दिखा चुकी है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अगर इनकी नीतियां होती, इनकी योजनाएं होती तो ये विपक्ष में नहीं बैठते, लेकिन विपक्ष में बैठना पड़ा क्योंकि इनकी नीति और नियति में फर्क है। इनकी भ्रष्टाचारी नीतियों के कारण इन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा। इन्होंने किसी भी क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं किया, इसीलिए आज चारों और सातों विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार हो, बिजली पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, सब जगह समस्या है। और उसी का कारण सिर्फ एक ही है, वो कांग्रेस। और जनता भी पूछ रही है, वहां जाके देखिए इनकी सभाओं में कुर्सियां खाली पड़ी है। कल झुंझुनू की में सभा थी गोविंद सिंह डोटासरा की, उसमें कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। और ये किस इनकी जानकारी में नहीं है, गोविंद डोटासरा की कोई सभा ही नहीं थी झुंझुनू में। कल आपको जानकारी में नहीं है, आपको जानकारी में नहीं है, कल कोई सभा ही नहीं थी। आपको पता करना चाहिए पहले कि आपने कुछ नहीं किया। 5 सालों में जनता ने आपको विपक्ष का आईना दिखा दिया। इन उपचुनाव में भी आपको आईना दिखाएगी, क्योंकि आप अभी तक भी राजस्थान में चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। नहीं निभा रहे हैं। चलिए, आईना दिखाएगी जनता। मैं पुनः विश्वास के साथ वीरेंद्र जी, कह सकता गोविंद जी, हूं, आप परिणाम आने के जी। बाद ईवीएम और चुनाव वो आयोग पता और चल जाएगा। प्रशासन को दोषी ठहराएंगे। हरियाणा में भी आपने उन्हीं को दोषी ठहराया। आपको अपनी कुनीतियां कहीं नहीं दिखती। आप जनता को जितना गुमराह करने की चलिए वीरेंद्र जी, गोविंद जी, देखिए समय आपको देखिए, चर्चा का समय जो है वो समाप्त हो चुका है। आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का जो प्रचार है वो लगातार इस वक्त अपने चरम पर पहुंच चुका है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो लगातार चल रही है। बीजेपी जहां अपने पिछले महीनों का काम जो है वो गिनाकर वोट की अपील कर रही है लोगों से, तो वहीं कांग्रेस जो है वो लगातार वादा खिलाफी के आरोप पर फोकस कर रही है। हालांकि अब जनता किसको चुनती है, कांग्रेस या बीजेपी, किन मुद्दों को चुनती है जनता जो है, किस पार्टी को अपने सराखों पर बिठाती है, ये तो आने वाला वक्त जो है वो बता ही देगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।